उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का चुनावी पारा चरम पर रहा। दरअसल जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की बड़ापुर विधानसभा में मुरादाबाद लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर सर्वेश सिंह के समर्थन में रैली की, तो वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिजनौर के नेहटोर विधानसभा में जनसभा कर बिजनौर और नगीना लोकसभा से सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अपनी जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाई और मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर उनके विवादित बयानों के लिए निशाना भी साधा। यहीं पर मैं आया था जब कुंवर सर्वेश सिंह जी सांसद थे। उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हूं तो मेरे मुरादाबाद में विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हमने गुरु जंबेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। ये विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है। जब बुरा निर्णय लेते हैं तो बुरे परिणाम से का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है। आप याद करिए ना, समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है। समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। और वह तब जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो, जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य होकर के भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो, उन स्थितियों में बहनों और भाइयों, भारत के वैश्विक मंच पर भारत की सम्मान और सुरक्षा की बात हो या फिर भारत के विकास का कार्य, भारत को अत्याधुनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य, या भारत की आजीविका को, नौजवानों की आजीविका की चिंता हो, या भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य, अगर ये सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसलिए ये कार्य संभव हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं। कोई सोचता था, जब मैं उस समय यहां आया था तो उस समय कुंवर सर्वेश सिंह जी ने मुझे बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी को जोड़ने के लिए 4 लेन के हाईवे को कैसे हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने उस समय लेकर के आने का काम किया था। वे सांसद उस समय नहीं रहे, वे कार्य लगभग ठप से पड़ गए थे। बहनों और भाइयों,
अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अर्थव्यवस्था को गति देता है, एक मजबूती देता है, आगे बढ़ता है। आज रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की सुविधा, यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना, ये सभी नई पहचान बना रहे हैं। इन नई पहचान के माध्यम से नए भारत का दर्शन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी, गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ गरीबों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। इससे पहले अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, परिवार तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यूपी में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आयुष्मान का कार्ड जिसके पास नहीं है, हमारा विधायक, हमारा सांसद या कोई सामान्य पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र लिख देता है तो मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं, जिससे वो व्यक्ति पैसे के अभाव में उपचार से वंचित न रहने पाए। 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन के अकाउंट देश के अंदर खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक शौचालय बनाने का कार्य हो, या फिर 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो। और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल सादी दाल नहीं होगी, अब दाल में तड़का भी होगा। अगर 12 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं तो होली और दिवाली फीकी नहीं होगी, एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे, वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना
और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तोड़ आया हूं। एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की और बहनों और भाइयों के सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए ही आया हूं, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, आज कर्फ्यू नहीं है। 2016 में आपने सहारनपुर में देखा कैसे सिख विरोधी दंगा हो गया था। आज ये दंगाई अपनी जान की भीख मांगे हुए छुपे छुपे फिर रहे हैं। और मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है। एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं ना? कितने लोग गए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए? काफी लोग चले गए हैं। शेष जो लोग होंगे, चुनाव के बाद धूम धड़ाके के साथ अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको लगेगा कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या धरती पर उतर गई है। ये 500 वर्षों तक इंतजार किसने कराया? और हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। कई पीढ़ियां बीत गई, चली गई, इंतजार करते करते वे चले गए, लेकिन उनकी मन की एक कामना कभी पूरी नहीं हो पाई कि वे भी रामलला को अयोध्या में विराजमान देख पाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज अयोध्या में आप जाएंगे, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और ऐसी कृपा है प्रभु की कि चारों ओर खुशहाली है। और इसी खुशहाली में राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं। उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है। गुरु जंबेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, और टाइगर के क्षेत्र में आएंगे तो टाइगर जैसा काम भी तो करेंगे। अमानगढ़ का भी एक इको टूरिज्म का वर्ल्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए, कुंवर सर्वेश सिंह को
फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाव चिन्ह पर मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन याद रखना, पहले ही चरण में चुनाव है। आज जो है 13 अप्रैल बैसाखी का दिन भी है जी। आज तो बैसाखी का दिन भी है। बैसाखी की भी शुभकामना। और आज ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं भी लखनऊ गुरुद्वारे से ही यहां आया हूं, थोड़ा मुझे देर इसीलिए हुई। मैं सभी सिख बंधुओं को भी बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन 1699 में इस संकल्प के साथ कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड बाजे, इस संकल्प के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहनों और भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा स्थापित खालसा पंथ हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे महत्वपूर्ण बनकर के उभरा था। 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। तब भी वह देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जूझते रहे, विधर्मियों को और आक्रांताओं को जवाब देते रहे। आज मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। प्रदेश ने भी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गुरु नानक देव जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ करतारपुर साहिब, उस स्थान का भी कॉरिडोर के रूप में पुनरुद्धार का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी। भारतीय जनता पार्टी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएगी। कुंवर सर्वेश सिंह जी को तीसरी बार, अब इस बार फिर से मौका देंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? आज 13 हो गई हैं और बहनों और भाइयों 19 को ही आप वोट पोल होना, वोटिंग होनी है 19 तारीख को ही। सहमत है ना आपकी? इसके लिए आपको कुंवर सर्वेश सिंह बनकर के, मोदी जी बनकर के गांव-गांव घर-घर जाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी। दूसरी तरफ नेहटोर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजनौर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी और नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुमार के लिए वोट मांगे। अखिलेश ने अपनी जनसभा में केंद्र और प्रदेश सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हम सबसे संविधान में दिए गए अधिकार छीनना चाहती है। डालने का समय भी अब कुछ बचा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी नेता और काफी दलों के वरिष्ठ नेता आपके बीच में बहुत सारी बातें और अपना पक्ष रख चुके हैं। उसी बीच में हम सब लोग आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी दीपक सैनी जी को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है।
ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते होंगे। इसलिए इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। आपने विरोधी पार्टी के लोगों की भाषा सुनी होगी और जो सत्ता में हैं उनकी भाषा तो पता नहीं कहां से सीख करके आए हैं। उनकी अगर हम भाषा सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसे संविधान और जो संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उसकी भाषा है। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें और आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जितने बड़े पद पे हो उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान से हमें और आपको अधिकार मिलेंगे। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, अधिकार हमारे कैसे छिन जाएंगे। आपने हमने बहुत करीब से देखा है। 2022 के चुनाव से पहले याद होगा, पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए और 3 काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। सोचिए कभी, ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों, ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। अभी मैं सुन रहा था, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने भंडारण तैयार करा दिया है, देश का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारण किसानों के लिए, फसल के लिए तैयार करा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सरकारी भंडारण नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारण हैं। वो आपकी फसल को, आपकी पैदावार को मनचाही कीमत पर खरीद करके बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भंडारण बना रहे हैं। आज फसल तैयार है, बहुत सी जगह किसान
अपना गेहूं लेकर के गया, बताओ क्या एमएसपी मिल गई किसान को? ये सरकार दबाव बना रही है, ऐसे इंतजाम कर रही है कि आपको अपनी फसल की कीमत नहीं मिले। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है, अभी हमने अपना अधिकार पत्र जारी किया है जनता की मांग का, और तय किया है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, आप किसान भाइयों को एमएसपी का अधिकार देकर के हर फसल का एमएसपी दिलाने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं, और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा में कौन वोट देने जा रहा है? और तब इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। बताएं बीजेपी वाले लोग जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बताओ 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है कि नहीं की है? जहां किसान दुखी है, नाराज है, वहीं ये सरकार हमारे नौजवानों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम जानते हैं यहां के नौजवान जब हम मुजफ्फरनगर आए थे, उस समय पुलिस की भर्ती का परीक्षा देकर के आए थे। मैं जहां जाता था उन 2 दिनों में हर जगह नौजवान अपनी तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता था, कहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी कि अब वो पेपर लीक नहीं हो सकता है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का, ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, और ये पुलिस भर्ती का पहला पेपर लीक नहीं था। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल करे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे, वो जानते होंगे एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। यहां भी मुख्यमंत्री आए होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए होंगे आसपास, क्या बताओ पेपर लीक के बारे में उन्होंने कुछ कहा? क्या पेपर लीक के लिए उन्होंने नौजवानों को कोई नौकरी की सलाह दी कि नौकरी मिलेगी उन्हें? कोई सलाह नहीं दी। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पेपर लीक हो रहे हैं। और कैसी सरकार है जो लीक हो रहे हैं, उसमें लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, परीक्षा कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, और ये पेपर जानबूझ करके लीक करा रहे हैं क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये लीक वाले इस बार नौजवान तैयार हैं, और हमें तो ये लगता है कि इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, इन्हें पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम
60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। और फिर ये सरकार, इनके नेता आपने देखा होगा, अपना भाषण शुरू करते हैं, भारत माता की जय हो। हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के प्रति प्रेम न रखता हो, देश को मजबूत नहीं बनाना चाहता हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित न रखना चाहता हो। लेकिन सोचिए, यही सरकार जिसने एक फैसले से फौज की भर्ती को, जो पूरे जीवन हमारा नौजवान नौकरी करता था, वर्दी पहन करके सम्मान पाता था, इस सरकार ने फैसला लिया और हमारी फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, तो ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये व्यवस्था खत्म होगी। और कभी कभी ये खाकी वर्दी वाले भी सोचते हैं, कुछ कुछ हमें डराते हैं हम लोगों को। ये समझ लें कि अभी तो दिल्ली वालों ने फौज की भर्ती 4 साल की कर दी। हो सकता है ये सरकार में आ गए और 400 जीत गए तो ये खाकी वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। बताओ 3 साल के बाद क्या करोगे? चल करके खेत में किसको रोकोगे? किसी को पता था? बताओ, किसी को पता था कि फौज की भर्ती 4 साल की हो जाएगी? बताओ, आप में से किसी को पता था क्या? हमारे ये पुलिस वाले बताएं जो सुरक्षा में लगे थे 60 लाख बच्चों की भर्ती कराने के लिए, ये सब ड्यूटी पे थे, क्या इनको पता था पेपर लीक हो जाएगा? ये सरकार ने पेपर लीक किया है और सरकार ने पेपर लीक कराया है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराया है। और फिर बताओ, चंदा वसूला गया? ऐसा चंदा किसी ने वसूला? हम और आप लोग कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल ने कभी ऐसा चंदा नहीं वसूला होगा जैसा बीजेपी ने वसूल लिया। सोचिए, जो कंपनी मुनाफा ही नहीं कमा रही, जिन कंपनियों का मुनाफा कम है, टर्नओवर कम है, वो अपने मुनाफे से 4 गुना ज्यादा बीजेपी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि 1000 करोड़ चंदा लिया जा रहा हो? क्या आप क्या कल्पना कर सकते हो कि 1000 करोड़ रुपए लिए जा रहे हो चंदे के? किसी से 500 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 200 करोड़। और ये बीजेपी वाले घूम घूम करके कह रहे थे कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। बताओ, वैक्सीन वालों से इन्होंने पैसे वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? आपने सबने वैक्सीन लगवा ली होगी, तो अब तो हमारे जैसे हो आप भी। बताओ, चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? और ये जो आज महंगाई दिखाई दे रही है आपको, ये जो बाजारों में सामान लेने जा रहे हो, दवाइयां लेने जा रहे हो, ये आपके महंगाई इसलिए भी है कि इन्होंने चंदा वसूला है। जिन कंपनियों से चंदा वसूला इन्होंने, वही कंपनियां मनमानी मुनाफा कमा रही हैं।
और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई है। 10 साल की अगर तुलना करोगे, महंगाई कहां पहुंचा दी आपकी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कई मानकों में हम तो दुनिया के दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। यही सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ अब रुपया कहां पहुंच गया? आपके पड़ोसी देशों से भी नीचे रुपया पहुंच गया। और बेरोजगारी कहां पहुंच गई? आसमान छू रही बेरोजगारी। जो सरकार भ्रष्टाचार पे न जाने क्या क्या काले धन पर लोगों को कह रही थी, जब मैं पिछले चुनाव में आया था, नोटबंदी के समय पर समाजवादी सरकार थी, उस समय मैंने बहुत बार कहा, आप लोगों से, जनता से भी कहा कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, लेन देन काला सफेद होता है। आज जितना लेन देन बीजेपी की सरकार में हो रहा, उतना कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। और कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे पुलिस के लोग तो बहुत समझदार लोग हैं। 100 नंबर व्यवस्था दी थी मैंने इन लोगों को, जिससे समय पर पहुंच जाए पुलिस और मदद करे गरीब की, किसान की। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, उसका नंबर बदल दिया, 100 का 112 कर दिया। और 112 से हमारी पुलिस को लगा कि उनका भी रेट अब बढ़ जाना चाहिए। बताओ, भ्रष्टाचार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जिन्होंने आज अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, अभी तक तो ये जनता से वसूल लेते थे, ये वसूलते वसूलते इतने आजाद हो गए कि अब पुलिस से वसूल रही है पैसा। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की पुलिस कैसी बन गई कि पुलिस से पैसा वसूल रही है। और जब वो पुलिस का अधिकारी नहीं दे पाया पैसा, जब वो पैसा नहीं दे पाया, तो बताओ उसने गोली मार ली कि नहीं मार ली? गोली मार ली खुद को। ये जो बीजेपी वाले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी कहानी बढ़ाते थे, गीली वाली कहानी। अभी बनारस में हम लोगों ने देखा, देश के जो प्रधान सांसद हैं उनकी लोकसभा में एक चौराहे पर इसी तरह हमारे खाकी वर्दी के सब इंस्पेक्टर ने किसी बीजेपी वाले को रोक लिया। सोचो बीजेपी वाले ने क्या किया था। वो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बीजेपी के नेताओं ने उस खाकी पहने हुए सब इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी। और ऐसी धुलाई नहीं की, उसे किक मार करके धुलाई कर दी। इतने ही लाते मारी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पुलिस को अपमानित किया है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्हें कौन बचा रहा है? उनके साथ कौन खड़ा है? ये बीजेपी वाले खड़े हैं। बीजेपी वालों को पूरी आजादी है कुछ भी करने में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए, उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जमाना पैकेज का है। पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया, बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं जिताया? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा देके गए हैं। और आपके साथ साथ हमें भी धोखा दे गए। जाने कौन सा पैकेज मिला
जाने कौन सा पैकेज मिल गया। हम तो शतरंज नहीं जानते, न शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत शतरंज जानते हैं, लेकिन बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से वो दल कहां चला गया पता नहीं। बीजेपी के ढाई घर की ढाई चाल से बताओ दल कहां चला गया। जिनसे लड़कर के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज पैकेज पाकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी उसका भी चुनाव है। ये 400 लोकसभा जीत करके पता नहीं कौन सा संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं। उस संविधान में, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, और उस संविधान के तहत हमें आपको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को ये छीन रही है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके साथ कोई चला है उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं उनको खत्म कर करके अपने लिए इस्तेमाल कर करके लोगों पे दबाव बना रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके माध्यम से दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। जबकि कोई भी सरकार में रहे उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि संस्था कमजोर नहीं हो, संस्था और मजबूत हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा आपका संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं, न अस्पतालों में दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है, न हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, न हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, न ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम करें। बताओ, वोट से इनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे आप लोग? हमारी आपसे अपील है कि इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ, ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? ये 400 पार वाले घबराए हुए हैं। ये उसी पहलवान की तरह घबराए हुए हैं, जब मैदान में कुश्ती हारने लगता है तो पहलवान न जाने क्या क्या करने लगता है। कुश्ती जीतने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाता है। इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं, ये हमारे पश्चिम की जो हवा चल रही है, जो इस इलाके से हवा चल करके जा रही है, ये परिवर्तन की हवा चल रही है। और इसलिए परिवर्तन की हवा चल रही है क्योंकि इस बार पीडीए के लोगों ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सफाया करेंगे। अगर उनके पास एनडीए परिवार है, अगर उनके पास एनडीए परिवार है तो हमारे आपके पास पीडीए परिवार है, पीडीए परिवार है। और पीडीए परिवार इतना बड़ा है कि अगर वोट डाल देगा
हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।